हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। अब दो प्लेन मिरर्स को अलग अलग एंगल पर रखने से कितनी इमेजेस बनती हैं उसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड है। तो हम उसको अलग अलग एंगल पर रखेंगे और देखेंगे कितनी इमेज बन रही है। तो पहले तो हम उसको रे डायग्राम से करेंगे, कुछ फॉर्मूले से करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से करेंगे। उसके बाद लास्ट में जाते जाते हम इसका फॉर्मूला भी बता देंगे आपको किस तरह से फॉर्मूला बेस करना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पूरा कॉन्सेप्ट नोट करो, बिकॉज फॉर्मूले से जो है अच्छे लेवल अगर जे एडवांस वाले कुछ ट्विस्टिंग करके क्वेश्चन बन दे तो फॉर्मूला उसमें अटका देता है। इसलिए अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से नोट कर लो, उसके बाद साइड के लिए आप जो है फॉर्मूला भी नोट कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके ट्राई करो और जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको नोट करो। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम केस बाय केस जो है अलग अलग एंगल पर रखेंगे और उसी हिसाब से देखेंगे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम नोट करते हैं यहां पर। व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। ये तो सिंपल सा केस होगा। आप अगर बार्बर की दुकान में जाते हो जब बाल कटाने, तो आप देखोगे एक आगे की तरफ मिरर रहता है और एक जस्ट उसके पैरेलल पीछे की तरफ मिरर रहता है। तो आप खुद को उसके अंदर देखोगे तो आपका आगे पीछे करके इन्फिनाइट पूरी इमेजेस बनते जाती हैं। पीछे तक देखते रहोगे, एक्सटेंड होती जाएगी इमेज और कहीं वो खत्म होती दिखेगी नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेजेस के अंदर भी अगर दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं तो किस तरह से नंबर ऑफ इमेज इन्फिनाइट बनती हैं। वो जहाँ तक जाता रहेगा उसमें इसका मिरर बनेगा, इसमें इसका इमेज बनेगा, ऐसे करके करके इन्फिनाइट इमेजेस बनती हैं। तो उसको हम समझते हैं यहाँ पर रे डायग्राम से। किस तरह से आंसर तो पता चल गया आपको कि इन्फिनाइट इमेजेस बनेंगी। अब किस तरह से बनती हैं उसको हम समझते हैं। अब दो मिरर लेते हैं यहाँ पर जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। यहाँ पर ये ऐसा ड्रॉ करो, मतलब क्या है कि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये वाला जो है रिफ्लेक्टिंग साइड है और मैंने ऐसे ऐसे करके ड्रॉ किया, मतलब वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। क्लियर है ना? इसको मैं पहले लेक्चर में सब बेसिक्स बता चुका हूँ मैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो प्लेन में रख दिया और उसके बीच में ऑब्जेक्ट में कहीं भी रख दूँ। चलो, ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ पे रख दूँ। जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया है जो कि इससे 1 सेंटीमीटर दूर है और इससे जो है 2 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो बताओ किस तरह से इमेजेस बनना शुरू होंगी। तो क्या होगा, सबसे पहला काम करते हैं। मान लो ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करता हूं कि एक रे जो है M1 की तरफ लेके आता हूं मैं। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से तो हर डायरेक्शन में रे निकल रही होंगी, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अब मैंने बोला वो इमेज बनाने का क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो बहुत सारे इमेजेस निकलते हैं, सब एक ही पॉइंट पे आके कोइंसाइड करते हैं, लेकिन हम उसमें से लेते हैं सिर्फ 2 रे जो कि मतलब इमेज बनाने के लिए हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, बाकी इसके अंदर से इन्फिनाइट इमेजेस निकल रही हैं। एक ये सर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सारे एंगल पर निकल रही होंगी। ऊपर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी, नीचे भी जा रही होंगी। लेकिन अपने को वही रे कंसीडर करना जो कि मिरर में से पास हो रही है, वही इमेज बनाने में काम आएंगी। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक रे कंसीडर कर रहा हूँ जो कि इधर है। ठीक है, तो एक रे जो कि यहाँ पे आया, उसके बाद क्या होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से नॉर्मल बनेगा, इस मिरर के परपेंडिकुलर बनेगा नॉर्मल और ये रे जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर है? देखो ध्यान से, नॉर्मल बना है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे जो है इधर से एक्सटेंड कर जाएगी। ओके, उसी हिसाब से नीचे की तरफ अगर देखो, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से नीचे की तरफ एक रे ऐसे लेके जाऊं, बिकॉज ये रे जो है यहाँ पे नॉर्मल इसी डायरेक्शन बनेगा, तो यहाँ पे ये रे जो है इस तरफ से उल्टा चली जाएगी। अब ये 2 रे का जहाँ मीटिंग पॉइंट होगा वही अपना इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको पीछे एक्सटेंड कर लो। यहाँ बन गया अपना इमेज। I1 बोल देता हूँ बिकॉज ये M1 से बना है, मतलब मिरर 1 से बना है, इसलिए इमेज को मैंने बोल दिया I1। क्लियर किस तरह से बना है? वैसे तो आपको पता ही है, इतना नौटंकी आपको करना ही नहीं है कि भाई यहाँ पे पैरेलल इमेज होता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज होगा। हम डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसलिए हम उसको रे डायग्राम से करेंगे। अब उसको समझेंगे भाई किस तरह से बन रहा है, किस तरह से रेज आ रही हैं। ओके, तो ये समझे। अब लेकिन ध्यान से देखो, ये रे यहाँ से टकराई, अब ये रे वापस मतलब बाहर तो निकल नहीं गई, ये रे वापस मिरर 2 में टकरा रही है। भाई मिरर 2 में टकराएगी तो वहाँ भी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। तो यहाँ पे भी अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊँ इस तरह से,
ध्यान से देखो तो रे इस तरफ चली जाएगी, क्लियर है, ये जो देखो इस तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस रे को हम पीछे एक्सटेंड करें, वैसे एक लाइन यहाँ से निकलेगी, इस रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे, क्लियर है, एक इमेज बन जाएगी यहाँ से, जो कि मैं बोल देता हूँ, चलो इसको I3 बोल देता हूँ, अभी समझाता हूँ I3 क्यों बोल रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान से देखो, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो रे आ रही है ना, ये एक्चुअली देखा जाए, अगर सोचो मिरर नहीं होता, अगर ये M1 मिरर नहीं होता, अगर ये M1 मिरर नहीं होता तो ये मिरर को क्या लगता कि ये रे कहाँ से आ रही है, ये रे आ रही है I1 से। बस ध्यान से देखो, ये रे कहाँ से आती हुई दिख रही है, ये रे दिख रही है I1 से आते हुए ना, अगर M1 मिरर नहीं होता तो, क्लियर है। मतलब क्या है कि I1 यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब I1 तो एक्चुअली इसका इमेज है पहले वाले ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पर I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इस वाले मिरर के लिए भाई, मिरर को क्या मैंने आपको बताया है कि मिरर को क्या लगता, मिरर को सिर्फ रेस से काम है, रेस कहाँ से आ रही हैं, तो मिरर को एक्चुअली लग रहा होगा कि रेस यहाँ से आ रही हैं, उसको थोड़ी पता है कि यहाँ पे ये रे रिफ्लेक्शन करके ऐसे आ रही है, उसको लग रहा है रे भाई यहाँ से आ रही है, वो पीछे एक्सटेंड करा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढ लेगा और उसी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज बना देगा। तो इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना डिस्टेंस पर है, देखो 1 + 2 3, और भाई इसके ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पे बना होगा, भाई जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज का डिस्टेंस। तो लेकिन M2 के लिए ये इमेज कितना डिस्टेंस पर है, 2 + 2 4 + 1 5। तो ये जो I3 इमेज बना है ना, ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर बना होगा। समझ पड़ा कि नहीं किस तरह से बना है इमेज। भाई यहाँ पे एक रे है, इस तरह से रिफ्लेक्शन करती जाएगी इसके अंदर, और यहाँ पर ऐसे एक रे नहीं है, ऐसे हजारों रे हैं। यहाँ पे एक रे और एंगल पर निकलेगी, और एंगल पर, ऐसे बहुत सारी रे निकलेंगी। ये तो मैंने सिर्फ एक रे बना के दिखाया है। तो ऐसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो इमेजेस बनती है इन्फिनाइट बनती हैं, ओके, क्लियर है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन करेगा, कोई देखो पतले एंगल पर ले जाऊँ तो ऐसे होगा, फिर ऐसे 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 करके इन्फिनाइट टाइम रिफ्लेक्शन होता है और इन्फिनाइट टाइम इमेज बनती है, क्लियर है ना। इसमें क्या होता है कि एक जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के लिए, वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। देखो M1 ने जो इमेज बनाया वो M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसको लग रहा है कि रे यहाँ से आ रही है, और उसने इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इमेज बना दिया, क्लियर है। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना इमेज का डिस्टेंस। तो ये तो बात हो गई कि हमने जो पहला रे M1 की तरफ लेके गए थे, उसी हिसाब से पहला रे आप अगर M2 की तरफ ले जाओगे, तो यहाँ पर देखो मैं पहला रे ले जाता हूँ M2 की तरफ, क्लियर है, 1 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, और ये जो है यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्लियर है। लेकिन फिर ये पीछे जाके मीट करेगी, आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ पे कहीं बन जाएगा 1 सेंटीमीटर दूर पे, और इस इमेज को मैं बोल देता हूँ I2, ठीक है, बिकॉज मिरर 2 ने बनाया इसलिए इस इमेज को मैं बोल दिया I2, क्लियर है। यहाँ पे जाए इस इमेज यहाँ पे एक्सटेंड करके इस तरह से बन गया है। लेकिन अब फिर से वही बात आ गई, अब ये देखो ये रे जो है देखो यहाँ से आ रही है, देखो ये रे यहाँ से आ रही है, मतलब क्या है कि M1 को क्या लगेगा कि I2 जो है ना वो वहाँ से रे आ रही है, मतलब I2 जो है ना ये M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वर्चुअल मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब जो, लेकिन एक्चुअली वो तो इमेज ही है, लेकिन मिरर को उससे क्या फर्क पड़ता है, मिरर को सिर्फ रे से काम है, रे कहाँ से आ रही है। ये रे को पीछे एक्सटेंड करके देखोगे तो I2 से आ रही है वो, मतलब क्या है कि मिरर M1 को लग रहा है कि ये जो रे आ रही है I2 से, तो I2 के कॉरस्पॉन्डिंग वो इमेज बना देगा। तो I2 कितना दूर है इससे, 2 + 1 3 + 1 4, देखो ध्यान से 2 + 1 3 + 1 4, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दूर एक इमेज बना देगा, क्लियर है, जो कि यहाँ से होगा 4 सेंटीमीटर दूर। तो इस तरह से इमेज बनाने का क्राइटेरिया होता है। उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ से आई, फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल जाएगी। ऐसा मत समझना कि यहाँ पर इमेज नहीं बनेगा, ये तो जो मिरर्स है यहाँ पर जो है इन्फिनाइट, मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता रहेगा। ये तो मैंने एक रे बनाया ऊपर वाले एंगल पे, मैं थोड़ा पतला एंगल लेता हूँ तो ऐसे ऐसे करके बहुत बार होता, क्लियर है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इमेज बनेंगी इन्फिनाइट, और किस तरह से बनेंगी देखो ध्यान से। अब समझना क्या है आपको, अब देखो, अब जो समझना है बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, उससे इमेज बना दिया I1। अब I1 बन रहा है मिरर M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज बन गई 2 + 2 + 1 4 5 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट इधर लेके गया, तो 1 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, तो 1 सेंटीमीटर बन गया इमेज। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो 2 + 3 + 1 4, तो 4 सेंटीमीटर पे इमेज बना दो, क्लियर है। इस तरह से बनाना है, ऐसे और भी आगे चलता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद ये जो है, अब ये जो मेरा I4 है, उसके बाद क्या होगा कि I4 बनेगा इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो I4 कितना दूर है, 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 2 7, सो 4 + 2 6 + 1 7,
तो M2 के लिए 7 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ पर से जाके 7 सेंटीमीटर पे इमेज बना देगा। क्लियर है। उसी हिसाब से I3 M1 से कितना सेंटीमीटर दूर है, 5 + 1 6 + 2 8, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दूर एक इमेज बना देगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है। तो आप बना सकते हो ना इसको, मतलब जरूरी नहीं है कि रे डायग्राम बनाना है, आपको समझना है भाई कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर है, उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर कर लेना। ओके। I1 जो है M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, I2 जो है M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इस तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस बनती है ना। इन्फिनाइट। तो आपको चाहे कोई भी केस दिया हो बीच में, देखो मैंने यहाँ पे इतना सिमेट्रिकल नहीं रखा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूर चाहे 2 सेंटीमीटर दूर, तो आप बीच में रखोगे तो भी वही कहानी होगी। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ पे भी रखो, लेकिन 2 मिरर अगर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे इन्फिनाइट। क्लियर है। इसको रफ करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर होगी कॉन्सेप्ट की नहीं। तो 2 मिरर पैरेलल में हमारा पहला केस था कि दोनों एक साथ ऐसे रखे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक क्वेश्चन जो है IIT के एम्स में, मतलब एम्स में आया था नीट वाले एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें भी 2 मिरर पैरेलल ही रखे हुए थे, लेकिन क्या था, कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। यहाँ पर ये लिमिटेड मिरर थे, मतलब ऐसा बोल दिया गया था कि मिरर लिमिटेड है, इसको आपको एक्सटेंड नहीं करना है। क्लियर है। ओके। और यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया था, ये मिरर मेरा M1 है, ये मिरर मेरा M2 है, और क्वेश्चन है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर इज। ए ऑप्शन देता हूँ 2, बी ऑप्शन देता हूँ 4, सी ऑप्शन देता हूँ 1 और डी ऑप्शन देता हूँ इन्फिनाइट। ओके। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एम्स में आया था, नीट में आया था। इसमें क्या था कि मिरर लिमिटेड था, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और 2 मिरर इस तरह से रखे हुए हैं, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक जस्ट इसके नीचे रखा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर्स कितना है। तो इसको आप किस तरह से अप्रोच करोगे, देखो ध्यान से, इसको किस तरह से अप्रोच करोगे। अब क्या करोगे भाई कि एक रे यहाँ से निकालोगे जो कि इसकी जस्ट इस तरह से इस मिरर के लिए, तो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कहीं इमेज बना देगा वो अपना भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब तो पता ही चल गया आपको, डायरेक्टली रे डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इमेज ऐसे आएगा, इसके जितना यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूर है उतना इमेज दूर होगा, बिकॉज ये प्लेन मिरर की कहानी है। ओके। ओके। उस हिसाब से एक रे चाहे ऊपर लेके जाके देख लो, यहाँ पे एक रे में ऊपर लेके गया, यहाँ पे लगाया मैंने ड्रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उस हिसाब से यहाँ पे जो है इस तरह से रे जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर है। उसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे बन गया अपना इमेज। चलो ये तो बन गया अपना I1, मतलब पहला इमेज तो बन गया। क्लियर है। उसी हिसाब से ये रे अगर यहाँ पे ले जाओगे तो ये रे यहाँ पे पीछे एक्सटेंड होगी कहीं, और यहाँ पे अपना इमेज कहीं बना देगी। क्लियर है। इस तरह से इमेज बना देगी। लेकिन अब मेरी बताओ, अब इसके बाद इमेज बनेगा कि नहीं, बताओ इसके बाद इमेज बनेगा कि नहीं। अब देखो इसमें क्या है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, उन लोग बोलेंगे कि मैं मिरर को एक्सटेंड कर देता हूँ, उसके बाद रे ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के यहाँ पर इमेज बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं पहले बता दिया है कि ये जो मिरर है लिमिटेड है, इसको आपको एक्सटेंड नहीं करना, इतना मिरर यहाँ पे है और इतना ही मिरर है यहाँ पे। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, कि आप बताओ मेरे को कोई भी ऐसा रे है, मतलब कोई भी ऐसा रे है जो इसमें से टकरा के इस मिरर में जा रहा हो, बताओ कोई भी ऐसा रे है जो इसमें से टकरा के इस मिरर में जा रहा हो। ओके। तो ऐसा कोई भी रे नहीं है जो कि इस मिरर से टकरा के इस मिरर में जा रहा हो। क्लियर है। मतलब कि उसमें क्या हो रहा था, जब 2 मिरर साथ में रखे हुए थे, ऐसे जब 2 मिरर से साथ में रखे हुए थे, एक रे यहाँ से टकरा के यहाँ पर जा रहा था और तभी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। मतलब अगर आपको केस याद हो कि ये जो रे है, देखो ध्यान से, ये जो रे यहाँ पे आई, यहाँ पे चली गई, ये इस मिरर में कहीं टकरा ही नहीं रही है। तो अगर ये रे इस मिरर में टकराएगी ही नहीं, तो इस मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ही नहीं। मेरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 मिरर जब पैरेलल रखे थे, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, जब 2 मिरर पैरेलल रखे थे, यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट था, तो ये रे यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया था, ये रे यहाँ पे टकराई थी, इसके पीछे एक्सटेंड करके हमने इमेज बनाया था। तो भाई ये रे यहाँ पे टकरा के यहाँ पर गई, इस मिरर पे पहुँची, तब ये मिरर को लगा कि भाई ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मिरर को रेस तो आती हुई दिखनी चाहिए ना। यहाँ पर क्या है कि इस मिरर से टकरा के कोई भी ऐसी रे नहीं है जो इस मिरर में जा रही हो।
ओके वैसे उल्टा इस मिरर से टकरा के कोई भी ऐसे रे नहीं जो इस मिरर में टकरा रही हो, मतलब इसके बाद जो है ये दो इमेजेस के बाद और एक्स्ट्रा इमेजेस कोई नहीं बनेगा, ये यहाँ पे रे टकराएगी यहाँ से निकल जाएगी। ओके मतलब टोटल इमेज दो ही बनेगा, चाहे कहीं भी रे ले जाओ, चाहे आप यहाँ पे रे ले जाओगे तो भी जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के जो है रे आके मीट करेगी इसी पॉइंट पर। क्लियर है? और कोई भी रे जो है यहाँ पर नहीं जा रही है। क्लियर है? चाहे जितनी भी रे बना लोगे सारी रो जो है यहाँ से निकल जाएगी, अब उसको वापस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब दो प्लेन मिरर साथ में रखे थे तब बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसलिए जो है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही थी, नंबर ऑफ इमेजेस उसके अंदर इन्फिनाइट बन रही थी। लेकिन अगर इस तरह से रख दोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी इसके अंदर 2। हमारा आंसर करेक्ट है 2। ओके हमारा आंसर करेक्ट है 2। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था, होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अच्छा कभी कभार उन लोग ऐसा ही पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन साइमल्टेनियसली बाय ऑब्जर्वर। मतलब मान लो आपके पास एक ऑब्जर्वर हो तो उसको एक साथ कितनी इमेजेस दिखेगी, उसको एक साथ कितनी इमेजेस दिखेंगी। तो मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो ऑब्जर्वर को सिर्फ ये वाली इमेज दिखेगी, है ना। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको ये वाली इमेज दिखेगी, ये थोड़ी दिखेगी उसको, इसकी इमेज थोड़ी दिखेगी बिकॉज ये तो इस मिरर में बना हुआ है। और ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको इसकी इमेज दिखेगी। क्लियर है? ये जो हमारा I2 है इस तरह से। और ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज ये मिरर के पीछे खड़ा हुआ तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, तब उसको थोड़ी इमेज दिखेगी। ये तो इमेज है जो ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, बिकॉज इसका फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे। आप फील्ड ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट जानते ही हो ना कि दो मिरर से टकराते एक रे ऐसी और एक रे ऐसी, इसका फील्ड ऑफ व्यू ऐसा है और इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ऐसा है। क्लियर है? तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में अगर ऑब्जर्वर होगा तभी इसको इसकी इमेज दिखेगी, बाकी फील्ड ऑफ व्यू के बाहर चला गया तो इमेज नहीं दिखेगी। क्या बोल रहा हूँ समझ पड़ रहा है ना। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते थे हम, मिरर को एंड पॉइंट को एक्सटेंड कर देते ये वाला और एक इसके एंड पॉइंट को, तो ये वाला, तो ये बनेगी इसकी फील्ड ऑफ व्यू, उस हिसाब से ये बनेगी इसकी फील्ड ऑफ व्यू। तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा होगा उसको ये इमेज दिखेगा, ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको ये इमेज दिखेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस सीन बाय द ऑब्जर्वर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ उसको कितनी इमेजेस दिख सकती हैं, उसका आंसर आएगा 1। यहाँ पे खड़ा होगा तो ये दिखेगी, यहाँ पे खड़ा होगा तो ये दिखेगी, और अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो एक भी नहीं दिखेगा। तो मैक्सिमम उसको एक साथ एक इमेज दिख रही है, उससे कम यहाँ पे है तो 0 दिख रही है, लेकिन मैक्सिमम कितनी इमेज दिख रही है उसको एक साथ साइमल्टेनियसली, तो उसका आंसर आता है 1। क्लियर है? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला केस था कि दो मिरर पैरेलल रखे हो तो क्या कहानी है। यहाँ पे भी पैरेलल ही थे लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे थे। ओके अब सेकंड केस करते हैं, जब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हो। पहले हम केस बाय केस समझेंगे, उसके बाद क्या है कि हम उसको फॉर्मूले से समझेंगे। क्लियर है? तो व्हेन टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पर दो मिरर लेता हूँ, एक ये मिरर है और एक मिरर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके इस तरह से। अब इसमें भी केस होता है कि ये दो मिरर तो परपेंडिकुलर हो ना, उसमें भी हमारा सब केस जो है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली। ठीक है, इसमें दो केस बनता है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकल। इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं मैं। अब मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, मतलब यहाँ पे जितना एंगल बना रहा होगा, मान लो ये 45 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री एंगल होगा। क्लियर है? मतलब ऑब्जेक्ट जो है एकदम एक्जैक्टली बीच में रखा गया सिमेट्रिकली। तो इसका आप एनिमेशन में देख सकते हो कितनी इमेजेस बन रही हैं। जब एक्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, मतलब एक्जैक्टली जब परपेंडिकुलर इमेज रखी हो और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो, तो आप इमेज एनिमेशन में देख सकते हो इमेज में कितनी इमेज बन रही है। टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बन रही हैं? 3 बन रही हैं, एक इस ऑब्जेक्ट की वजह से, एक इधर से और एक यहाँ पे बन रहा है इमेज। तो अभी हम समझते हैं उसको किस तरह से इमेज बन रहा है। तो ध्यान से देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से तो हर तरह रेज जा रही हैं, अपने को अलग अलग मिरर में रेज कंसीडर करना है। तो यहाँ पर देखो, मैं पहला ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक इमेज बना देगा। क्लियर है ना? अब तो रे डायग्राम बना ही सकते हो, वैसे करके यहाँ पे इमेज बनेगी। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के परपेंडिकुलर यहाँ पे इमेज बना देगा। क्लियर है? इसको मैं बोल देता हूँ I1 बिकॉज ये मिरर M1 से बना हुआ है। और उसी हिसाब से ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के परपेंडिकुलरली यहाँ पर एक इमेज बना देगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ I2। भाई ये मिरर ने यहाँ पे बनाया I1 इमेज और ये ऑब्जेक्ट ने, ये मिरर ने बनाया I2 इमेज।
अब मेन बात है कि और इमेज बनेगा कि नहीं, मेन बात है कि और इमेज बनेगा कि नहीं। तो ध्यान से आप एनिमेशन में देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है 3। तो इसमें करना क्या होता है, ध्यान से, ये जो मिरर है ना, ये मिरर में इसका भी रिफ्लेक्शन आता है। मतलब कि ये मिरर में अगर इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो कुछ नीचे की तरफ बन जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये मिरर रखा हुआ, इसमें इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो नीचे की तरफ बन जाएगा इस तरह से, और इस मिरर के अंदर इस मिरर का रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये पीछे की तरफ इस तरह से बन जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये जो है रिफ्लेक्टेड मिरर्स हैं, मतलब ये एक्चुअल मिरर्स नहीं है। ये जो है M2 के अंदर M1 का रिफ्लेक्शन है और M1 के अंदर M2 का रिफ्लेक्शन ये है। मतलब इसको आप चाहे M2 डैश बोल दो और इसको M1 डैश बोल दो। ये क्या पता है, रिफ्लेक्टेड मिरर। जैसे कि ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना, वैसे इस मिरर के अंदर इस मिरर का इमेज यहाँ है, और इस हिसाब से इस मिरर के अंदर इस मिरर का इमेज ये है। क्लियर है, समझ में पड़ रहा है? देखो ये M1 है, M2 का इमेज ये रहा, ठीक है, ये M2 है, M1 का इमेज ये रहा। तो क्या होगा कि अब जो ये रिफ्लेक्टेड मिरर्स है ना, ये भी मिरर की तरह काम करेंगी, और यहाँ पर ये जो इमेज है ये इसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर एक इमेज बना देगा I3, और उसी हिसाब से I2 का जो इमेज है वो इसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर इमेज बना रहा है I4। लेकिन ध्यान से देखोगे आप कि I3 एंड I4 जो है कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब कि इसका जो इमेज है और इसका जो इमेज है वो दोनों एक जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली तो इमेज टोटल 4 बन रही थी, लेकिन क्या हुआ कि इमेज जो है कोइंसाइड कर गए, इसलिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं वो 3। कितनी इमेज फॉर्म हुई? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 3। क्लियर है? ये तो हमने एक मेथड से सीखा कि हमने क्या है कि मिरर को एक्सटेंड करके देख लिया भाई किस तरह से बन रहा है। तो ये तो एक तरीका हुआ। चाहो तो आप रे डायग्राम से भी कर सकते हो, चाहो तो आप रे डायग्राम से कर सकते हो। अब रे डायग्राम समझें कि भाई I3 I4 कैसे बन रहे हैं, तो उसको भी आप समझ सकते हो। अभी मैं उसको कराता हूँ, लेकिन पहले इसमें समझ लो कि भाई ये ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज बना जो कि हमने I1 बोला, और इस ऑब्जेक्ट का M2 के अंदर इमेज बना उसको हमने I2 बोला। अब क्या है कि ये जो मिरर्स हैं ये भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन इसके अंदर आ रहा है। क्लियर है? जैसे आप एनिमेशन में देख सकते हो कि मिरर का भी मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। ओके, और उसके अंदर एक इमेज बन रही है जो कि हमने बोला I3 एंड I4, और ये इमेजेस जो है कोइंसाइड कर रही हैं, ये इमेजेस जो है कोइंसाइड कर रही हैं। तो 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही हैं? 3 बन रही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही हैं? 3। ओके, समझ पड़ा ये केस। अब इसको एक बार रे डायग्राम समझ लेते हैं कि भाई I3 यहाँ पे कैसे बना। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये 2 प्लेन मिरर्स हैं, ये I1 और I2 समझ ही गए होगे परपेंडिकुलर, उसको रे डायग्राम से नहीं बता रहा हूँ मैं, I3 को बता रहा हूँ कैसे बना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है। क्या होता है कि हमने तो एक रे ऐसे लिया होगा और भाई एक रे ऐसे गई, और यहाँ पे जो इमेज बन रही होगी जो कि I1 होगी। ओके, उस हिसाब से I2 के हिसाब से भाई एक रे ऐसे गई होगी, यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गई होगी, फिर हम दोनों रे को पीछे मीट कराए होंगे, तो यहाँ पर बन गया होगा अपना I2। चलो ये तो 2 हमको क्लियर है, ये 2 हमको क्लियर है। ओके, अब बात है कि I3 और I4 कैसे बनाए। तो एक्चुअली तो रे हम अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं ना। मैं एक रे क्या करता हूँ, इस तरह से इस तरफ अंदर की तरफ ले आता हूँ। अंदर की तरफ जब रे लेके आऊँगा तो यहाँ पे अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊंगा, ध्यान से देखोगे तो रे जो है अंदर की तरफ जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। देखो इस तरफ आई, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो रे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रे जो है यहाँ पे टकराई तो रे जो है यहाँ से इस तरह से निकल जाएगी। क्लियर है भाई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये तो एक रे हुई जो कि मैंने इस मिरर में भेजा था, उस हिसाब से एक रे आप इस मिरर में भेजो। और देखो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इमेज बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे एक्सटेंड करो। तो मैं इस रे को एक बार पीछे एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, उस हिसाब से मैं एक रे ले जाता हूँ इस मिरर के अंदर, M2 मिरर के अंदर। देखो मैं M2 मिरर के अंदर एक रे ले गया, तो एक रे M2 मिरर के अंदर ले गया, तो ये जो है रिफ्लेक्ट करके इस तरफ जाएगी और इस तरफ रिफ्लेक्ट करके ये इस तरह से निकल जाएगी। क्लियर है? और इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पर अपना इमेज बन जाएगा जो कि है I3। क्लियर हुआ किस तरह से इमेज बन रहा है यहाँ पर? इसको नहीं तो आपको बड़े में दिखा दूँ, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। ये तो समझ गए 3 इमेज बन रही हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ।
देखो एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ तब समझ पड़ेगा आपको। देखो ये मेरा 2 मिरर्स हैं। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं वो लास्ट केस ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब ये थर्ड इमेज वाला कैसे बन रहा है कि एक रे अंदर की तरफ लेके आओ। देखो ध्यान से, एक रे मैं अंदर की तरफ ले गया इस तरह से। अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊंगा तो ये रे यहाँ पे चली जाएगी। क्लियर है, समझ पड़ा कि नहीं। अब ये रे यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊं तो ये रे जो है इस तरह से निकल जाएगी। क्लियर है, तो ये अपना रिफ्लेक्टेड रे है। देखो ये रे इसके तरफ आई, यहाँ पे गई और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करो। ओके, ये तो एक रे हो गई। अब दूसरे रे की बात करते हैं। इसी ऑब्जेक्ट से एक रे डालो इस मिरर के अंदर, इस मिरर के अंदर एक रे डालोगे। चलो मैं इस ऐसे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊंगा, एक रे जो है इस तरह से निकल जाएगी और इस तरह से निकल के यहाँ पर इस तरह से बनाएगी और 2 रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर अपना इमेज बन जाता है I3। ओके, क्लियर है किस तरह से बना। हमने 2 रे एक इस मिरर के अंदर, इस मिरर के अंदर ले गए और अपना I3 इमेज बना दिए। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 मिरर परपेंडिकुलर रखे हों और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली हो तो 3 इमेज बन रही हैं। अब क्या करते हैं, अभी भी हम 2 मिरर को परपेंडिकुलर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को अनसिमेट्रिकली कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट टारगेट अनसिमेट्रिकली, मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री पे नहीं रखे होंगे। तब देखते हैं कितनी इमेज बन रही हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, चलो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, ये मेरा M1 है, M2 है, मतलब मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखने, देखो ये 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा गया है। क्लियर, मतलब सिमेट्रिकली नहीं रखा गया है। तो उसे हम देखो किस तरह से बनाएंगे। एक तो देखो यहाँ पे बन जाएगा, ये इमेज जो है इस पर यहाँ पे बन जाएगी जो कि है I1 इमेज। क्लियर है, मतलब मान लो ये ये M2 मिरर है ना, तो इमेज को बोल दो I2 इमेज बन गई है। और एक इमेज इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगी सीधा, ये बन जाएगी मेरी I1 इमेज। क्लियर है ना, बस जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना इमेज का डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना इमेज का डिस्टेंस। क्लियर है ना, इस तरह से इमेज बन जाएगी। अब फिर से क्या हुआ कि मिरर को एक्सटेंड कर लो आप, भाई क्योंकि मिरर के अंदर मिरर का रिफ्लेक्शन होगा तो मिरर को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम मिरर के अंदर मिरर का इमेज बना रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो I1 है ये यहाँ का इमेज बनाएगा। देखो ध्यान से, ये I1 है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, इतना इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा जो कि हो जाएगा I3। क्लियर है, ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये हो गया I3। और उसी हिसाब से I2 जो है यहाँ पर इमेज बनाएगा। और इस केस में भी जो इमेज है कोइंसाइड करती हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है सेम है। क्लियर है, मतलब क्या है कि इस केस में भी अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है चाहे अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है, नंबर ऑफ इमेजेस जो है 3 फॉर्म कर रही हैं, बिकॉज इसके अंदर भी जो चौथा इमेज है हमारा वो कोइंसाइड कर जा रहा है। आप एनिमेशन में भी देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है तभी भी जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, 3 बन रही हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही हैं, 3 बन रही हैं। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या होता है कि इस मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। इस ऑब्जेक्ट का अगर इस मिरर में रिफ्लेक्शन होता है तो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, और इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में रिफ्लेक्शन होगा तो लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, है कि नहीं भाई। अगर मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट है कोई, चलो मान लो मेरा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कि चलो इस ऑब्जेक्ट का कप यहाँ पे है, तो अगर इस मिरर के अंदर उसका रिफ्लेक्शन होगा ध्यान से तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका तो चलो ठीक है, इस तरह से बन जाएगा कि नहीं भाई। इस मिरर का इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम जाएगा। ओके, और इसका इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरह से बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर इसका देखो ध्यान से, ये जो हमारा I3 इमेज है ना, I3 इमेज, हमारा जो I3 इमेज है वो जो है बहुत ही खतरनाक है। मतलब कि अगर आप जाके शोरूम में जाते हो आप कपड़े चेंज करने, आप उसमें देखते होगे कि भाई उसमें जो 2 मिरर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं ना, तो क्या होता है यहाँ पे इसका तो लेटर, जैसे आपने राइट हैंड ऊपर किया तो इसके अंदर भी आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा, इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड दिखेगा। लेकिन जो तीसरा इमेज है ना हमारा, तीसरा इमेज, उसके अंदर आपका राइट हैंड ही दिखेगा, मतलब राइट हैंड ऊपर करोगे तो राइट हैंड ही दिखेगा। क्लियर है, जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडल का एनिमेशन देखो कि 2 इमेजेस में तो उसका इमेज रिवर्स हो जा रहा है, लेकिन तीसरा इमेज जो यहाँ पर बन रहा है रिफ्लेक्शन में, उसमें देखो जो मिरर के अंदर कैंडल का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसके अंदर है। क्लियर है, तो आप एनिमेशन से ध्यान से समझ सकते हो कैंडल के एनिमेशन से
देखो ध्यान से भाई, इस मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ तो उसको ऐसे बन गया, इस मिरर का रिफ्लेक्शन हुआ तो लेटर इन्वर्जन हो गया। लेकिन जो तीसरे मिरर, मतलब ये रिफ्लेक्शन का भी रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन उल्टा हुआ, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर से सीधा हो गया, रिफ्लेक्शन करके उल्टा हुआ, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ तो सीधा हो गया। क्लियर है? इस तरह से इमेज बनता है। ओके, समझ गए ना? ये कभी क्या क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। ये क्या था कि मिरर जब परपेंडिकुलर रखे हुए थे, तो चाहे भाई सिमेट्रिकल रखे हों चाहे अनसिमेट्रिकल रखे हों, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। ओके, अब करते हैं अपना नेक्स्ट केस। तो अब क्या होता है कि हम दूसरा कोई केस लेते हैं। व्हेन 2 मिरर्स आर एट अगर 2 मिरर एक दूसरे से 120 डिग्री पर हो, तब किस तरह से इमेज बनती है। तो यहां पर क्या 2 मिरर बना लेता है एक दूसरे के जो कि 120 डिग्री पर हैं। ये बहुत ही अच्छा केस है, इसलिए को ध्यान समझना। भाई ऑब्जेक्ट क्या है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ओके, इस तरह से केस है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा, जो कि मान लो ये मिरर M2 है, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा I2। और बताओ अब इस मिरर के अंदर कैसे ड्रॉप करूँ मैं? इस मिरर के अंदर क्या आप ऐसे ड्रॉप करोगे? नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। मिरर कोई एंगल पर है, तो जब मिरर कोई एंगल पर होता है ना, तो उसके अंदर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, वैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा मैं इस तरह से। क्लियर है? तो भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसी हिसाब से वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा मेरा I1। इमेज बन जाएगा मेरा I1। इसको एक्जैक्टली आपको स्केल से ड्रॉ करना होता है, तब करेक्ट इमेज आता है। यहाँ पे मार्कर से ड्रॉ करना इस तरह से मुश्किल होता है। लेकिन होता क्या एक्चुअली देखोगे ना कि भाई ये I2 है, ये एक्जैक्टली अगर इस मिरर का रिफ्लेक्शन लो इस मिरर के अंदर, तो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, मैंने यहाँ पर करेक्टली ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन जो केस है मैं आपको बता रहा हूँ। और इस मिरर का रिफ्लेक्शन लो इस मिरर के अंदर, तो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, तो हो क्या रहा है देखोगे ध्यान से कि चलो I1 और I2 इमेज तो बन गया, चलो I1 और I2 इमेज बन तो गया, I1 और I2 इमेज बन तो गया, लेकिन हो क्या रहा है अब समझोगे एक्चुअली। तो जब मिरर एक्जैक्टली सिमेट्रिकल रखा हुआ है ना, तो जो इमेज बन रहा है वो इस मिरर के लाइन में ही आ जा रहा है। बताओ, देखो जैसे एक्जैक्टली ये मिरर वाला लाइन है, तो जैसे मान लो ये मेरा बोर्ड मिरर है, तो एक्जैक्टली मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, मतलब बोर्ड के जस्ट कॉर्नर में। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रख दोगे ना, मतलब मिरर के इस पैरेलल रख दोगे यहाँ पे, तब इसका इमेज थोड़ी बनेगा इसके अंदर। भाई इमेज बनने के लिए कम से कम ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, यहाँ पे इमेज बन जाता, यहाँ पे होता, यहाँ पे, लेकिन एक्जैक्टली यहाँ पे है तो इसका इमेज भी यहीं बन जाएगा। क्लियर है? वैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसका इमेज भी कहीं यहीं बन जाएगा। तो ओके, बिकॉज ये मिरर के लाइन में आ गया, तो इसका इमेज यहाँ पर अब नहीं बनेगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इमेज इसके अंदर जो बन रही हैं, वो नंबर ऑफ इमेज बन रही हैं इसके अंदर 2। इसको आप समझे कि नहीं? बताओ भाई, मतलब कि इमेज जो बना वो दूसरे मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट का काम कर ही नहीं रहा, बिकॉज वो जो एक्जैक्टली उसके लाइन में फॉल कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर जो इसका इमेज बना पहला वाला, वो इस मिरर को हमने पीछे एक्सटेंड किया तो उसके लाइन में फॉल करता है। क्लियर है? जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हो कि 2 मिरर अगर 120 डिग्री एंगल पर रखे हों, तो उसके अंदर नंबर, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं उसके अंदर 2। ठीक है, कितना नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है उसके अंदर? 2, बिकॉज 2 मिरर रखे हो एक्जैक्टली 120 डिग्री पर। क्लियर है? और सिमेट्रिकल रखे हों एंड सिमेट्रिकल। इसको आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो और भी परफेक्ट दिखेगा आपको कि 2 मिरर अगर 120 डिग्री पर हों, तो जो है उसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं 2। क्लियर हो गया? अब इसको रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या है, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ऐसे हम डिफरेंट बहुत से केस डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज हम सारे केस तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि होता है, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ मैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। क्लियर? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखो कि all the images
formed by plane mirror lie on the circle। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लेन मिरर के अंदर जितनी इमेज बनते हैं ना, वो सारे इमेज एक सर्कल पर लाई करते हैं, वो सारे इमेज एक सर्कल पर लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूँ तो कोई भी केस लेता हूँ, जैसे मान लो दो मिरर परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, और यहाँ पर क्या होता है कि इस तरफ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस मिरर से इतना दूर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो क्या होता है कि इस मिरर की जो इमेज बन रही है, मान लो ये मिरर M1 है, मान लो मिरर M2 है, मतलब जितने इमेज बनेंगी ना वो एक सर्कल पे लाई करेंगी। जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बना यहाँ पे, क्लियर है, और उसी हिसाब से ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना यहाँ पे। ओके, फिर मिरर को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो एक इमेज बनता है यहाँ पे जो कि होता है I3। पता ही आपको, ये केस हमने डिस्कस किया है अभी तक। तो ध्यान से देखोगे जो ये तीन जो इमेज हैं ये पर्टिकुलरली एक सर्कल पर लाई करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करो अगर यहाँ पे, तो डायग्राम तो अच्छे से नहीं बना, लेकिन आप समझ जाओ कि जो इमेज बन रही हैं वो पर्टिकुलरली किस पे लाई कर दी हैं, एक सर्कल पे। और सर्कल का रेडियस क्या है, ये सर्कल का रेडियस क्या है, जितना दूर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से, भाई जितना दूर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वही इसका रेडियस है। क्लियर है, मतलब ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर रखा हुआ है, ये रेडियस R दूर दी है तो वही इसका रेडियस होगा। और ये सारी में जो बन रही है ना I1, I2, I3, इसके जो है रेडियस पर लाई करती हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई ये 45 डिग्री पर है, यहाँ पे ये 45 डिग्री पे है यहाँ पे। क्लियर है, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो इमेज बनेगा वो भी 45 डिग्री पे बनेगा, है कि नहीं भाई। ये 45 डिग्री पे यहाँ पे था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो इमेज बना वो भी 45 डिग्री पे है, और ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी होगा। क्लियर है भाई, ये जो एंगल है वो एंगल ये भी होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो साइड होगा वो साइड भी यही होगा। उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखो 45 डिग्री इस तरह से, ये 45 डिग्री इस तरह से है, तो यहाँ पर भी इमेज बन जाएगा इस तरह से 45 डिग्री पे। क्लियर है, ओके भाई, ये जो रेडियस था वही रेडियस ये भी होगा। ओके, जो इतना रेडियस था वही रेडियस ये भी होगा। क्लियर है, इस तरह से। अब ये इमेज कैसे बनेगी, अब ध्यान से देखोगे ये मिरर के लिए ये इमेज कितना दूर रखा हुआ है, 45 45 45। ओके, देखो 45 + 45 90, 90 + 45 135। मतलब ये I2 जो है ना, I2 ये मिरर, मान लो कि ये I2 बनाया मैंने यहाँ पर, चलो मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। ओके, तो हो क्या रहा है कि जो I2 है ना, ये मिरर M1 के लिए 135 डिग्री पर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग है मिरर M1 I2 की इमेज 135 डिग्री एंगल पर बना देगा। तो 135 डिग्री एंगल यहाँ पे आएगा इसके, देखो ये 135 डिग्री एंगल, तो इमेज बन जाएगा I3 यहाँ पे। उस हिसाब से ये जो मिरर M2 है उसके लिए I1 कितना दूर है, उसके लिए मिरर ये इमेज I1 कितना दूर है, 45 45 45। तो उसके हिसाब से ये 45 डिग्री इस तरह से है, तो इस तरह से 135 डिग्री पे इसका इमेज बना देगा। तो दोनों इमेज यहाँ पे आके कोइंसाइड कर देंगी। मतलब क्या है कि प्लेन मिरर्स के अंदर जब कोई भी केस हो, चाहे 60 डिग्री वाला, 120 डिग्री वाला, चाहे जो भी केस हो, कोई भी एंगल पर रखो, प्लेन मिरर के अंदर जितने भी एंगल, मतलब जितने भी इमेज बनेंगी वो पर्टिकुलरली जो है एक सर्कल पर लाई करती हैं, वो पर्टिकुलरली एक सर्कल पर लाई करती हैं। ये बात आप अपने मन के अंदर बसा लो। ओके, समझ गए हो ना आप केस। एक दूसरा केस लेते हैं, आपको उससे और भी अच्छे समझ पड़ेगा। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको आप साथ साथ में करते जो आपको समझ में आएगा कि करना क्या होता है कि आपको दो मिरर का एंगल रखना है यहाँ पे, M1 और M2। आपको दो मिरर का यहाँ पे एंगल रखना है। यहाँ पे दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री पर है और ये 45 डिग्री पर है। मतलब मिरर M1 से भी ये ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे है, मिरर M2 से भी ये ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पर है। और यहाँ पे आपको क्रिस क्रॉस लगाना है, इस तरह से क्रॉस करना है, और बीच में यहाँ पर जो है एंगल बिटवीन द मिरर रखना है, एंगल बिटवीन द मिरर जो कि कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 45 + 45 हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का एडिशन। उसके बाद कैसे इमेज बनाना है आपको कि भाई इन दोनों को ऐड करो, 90 + 45, देखो 90 + 45 हो जाएगा 135, इसको यहाँ पे लिखो। उस हिसाब से ये दोनों को ऐड करो, 90 + 45 हो जाएगा 135, ये इमेज यहाँ पे लिखो। क्लियर है, उसको हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर से करो एक बार क्रिस क्रॉस, और बीच में तो हमेशा एंगल बिटवीन द मिरर्स आएगा, 90 डिग्री लिखो यहाँ पे,
अब फिर से ऐड करके लिखो 135 प्लस 90 कितना होगा 35 और 40 हो जाएगा 65 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 डिग्री, 225 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 225 डिग्री। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर इमेज वन, देखो यहाँ पे अगर एंगल 180 से ज़्यादा डिग्री हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया, तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अभी समझाऊंगा क्यों, अभी इसे एग्जाम्पल रखो कि अभी इसे समझ जाओ कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि 180 से ज़्यादा हो गया तो कैसे हम जो है उसको इमेज में काउंट नहीं करते। क्लियर है? अब समझाता हूँ। यहाँ पर दूसरा केस लेते हैं उसके लिए समझने के लिए। मतलब उसमें देखो नंबर ऑफ इमेज 4 बननी थी, अभी देखो दूसरा केस लेते हैं, सब समझ पड़ेगा। तो दूसरा कोई एंगल ले लेता हूँ, मान लो 30 डिग्री है, चलो मान लेता हूँ कि ये 20 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। क्लियर है? इस तरह से एंगल ले रहा हूँ मैं। तो होगा क्या एक्चुअली, देखो कि भाई एक मिरर ये है मेरा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो अपने को पता है कि सारी इमेज जो है इस सर्कल पर लाई करेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट है तो इस सर्कल पर ये सारी इमेजेस जो हैं लाई करेंगे। क्लियर है? अगर मैंने बराबर बनाया होगा तो सारी इमेजेस जो हैं इस सर्कल पर लाई करेंगी। ओके भाई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखो इससे 40 डिग्री पर है ऑब्जेक्ट, और ये देखो मेरा हो गया रेडियस, ये डिस्टेंस हो गया रेडियस मेरा। ओके, ये 40 डिग्री पर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये मान लो मिरर M1 है, ये मान लो मिरर M2 है, तो मिरर M1 में 40 डिग्री पर है, तो 40 डिग्री पर इसका इमेज बना देगा, 40 डिग्री पर इसका इमेज बना देगा। क्लियर है? और इमेज बन जाएगा मेरा I1, यहाँ पे बनेगा। ओके, वैसे आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, उसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर इमेज बन जाएगा। क्लियर है? और ये जो ये डिस्टेंस है और ये रेडियस सेम है। ओके, उसके हिसाब से भाई ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के 20 डिग्री पर है, देखो ध्यान से 20 डिग्री पर है, तो 20 डिग्री पर एक इमेज बन जाएगी इसकी, जो कि हो जाएगी I2। ओके, वैसे आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करके भी चेक कर सकते थे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा और इस तरह से इमेज बनेगी यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, चलो हमने 2 इमेज तो बना ली, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये 20 डिग्री पर था, 20 डिग्री पर बन गया, चलो ठीक है। अब ये I1 जो है ना इस मिरर M2 के लिए, देखो ध्यान से, I1 इस मिरर M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो कितना दूर है इससे, 40 प्लस 20, देखो 100 डिग्री दूर है, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100। तो यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 100 डिग्री पर ये वापस एक इमेज बना देगा। ये 20 है, इससे 100 डिग्री और बना देना है हमको, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका इमेज बन जाएगा। ओके, इस मिरर से 100 डिग्री पर, समझे? ये मेरा इमेज बन गया मेरा I3, इमेज बन गया मेरा I3। देखो ये कितना दूर है इससे M2 से, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 40 100, तो 100 डिग्री पर इसने इमेज बना दिया। अब उसी हिसाब से I2 मिरर M1 से कितना दूर है, M1 से I2 जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, तो 80 डिग्री दूर ये इमेज बना देगा। ध्यान से, ये 40 है और एक 40 दूर यहाँ पे 80 डिग्री पर इमेज बन जाएगा, और ये मेरा इमेज बन गया I4, ये मेरा इमेज बन गया I4। अब उस हिसाब से ऐसे कहानी चलती रहेगी, कितनी इमेज बनेगी, कब तक इमेज बनेगी बताओ? ये इमेज तब तक बनेगी जब तक ये I3 एग्जैक्टली इससे 180 डिग्री पर ना हो जाए। ये इमेज तब तक बनेगी कि भाई सोचो, आप ध्यान सोचो कि इमेज, मान लो मैं ऑब्जेक्ट को, मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, तो जब तक मैं मिरर के सामने साइड में हूँ तो भी इमेज बनेगी, यहाँ पर रहूँगा तो भी इमेज बनेगी। लेकिन अगर मैं मिरर के 180 डिग्री, मतलब मिरर आगे है, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊँ, मतलब मान लो मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे है, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊँ ना, यहाँ पे जैसे मान लो बोर्ड मेरा मिरर है, मैं बोर्ड के पीछे खड़ा हो जाऊँ ना, तब ये मिरर थोड़ी मेरा इमेज बनाएगा, तो मान लो ये मेरा मिरर है, तो मिरर के एग्जैक्टली 180 डिग्री अगर इमेज यहाँ पे आ जाएगी तब इसका इमेज नहीं बनेगा। क्लियर है? तब इसका इमेज नहीं बनेगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री पार कर जाएगा, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री पार कर जाएगा ये I4 यहाँ पर, तब इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है ना आपको? जैसे मान लो ये मेरा मिरर है,
M1 मेरा मिरर है, तो कोई इमेज आगे अगर यहाँ पे आ जाएगी ना तब उसका इमेज वापस नहीं बनेगा। भाई मिरर के पीछे आ जाओगे तब थोड़ी इमेज बनेगा, उसका इमेज तब तक ही बनेगा जब आप मिरर के 180 डिग्री के अंदर रेंज में हो। मतलब कि ये मिरर है तो इसके 180 डिग्री के अंदर रेंज में रहोगे तब तक इमेज बनेगा, लेकिन उसके पीछे चले आओगे आप, ये मिरर के पीछे चले आओगे तब इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिखो कि इमेज इज फॉर्म्ड until the angle exceeds, until the angle, ऐसे लिखो, until the angle with any one mirror is less than 180 degree, is less than 180 degree, तब तक इमेज बनेगा जब तक है कोई भी मिरर से एंगल 180 डिग्री से कम हो। क्लियर है? अब 180 डिग्री ज़्यादा एक्सटेंड हो गया तब इमेज नहीं बनेगा, तब इमेज नहीं बनेगा। अच्छा, इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट होता है कि भाई क्या इमेज जिससे ओवरलैप करेगा। मान लो इमेज और बनाया तो इमेज आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब कोइंसाइड करेंगे, तो वो वाला केस भी हम कर सकते हैं। आपको एक्चुअली कराना है, आपको लगाना है क्रिस क्रॉस मेथड। अब क्रिस क्रॉस मेथड से आप ओवरलैपिंग इमेज हो रही है वो भी आप पहचान सकते हो, ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और इमेज एक्स्ट्रा बनेगा कि नहीं वो भी पहचान सकते हो। तो उसका तरीका क्या है, देखो ध्यान से, इमेज इज फॉर्म्ड अंटिल द एंगल विथ एनी ऑफ द मिरर इज लेस देन 180 डिग्री। ये केस हो गया कि अगर 180 डिग्री से कोई भी एंगल एक्सीड कर जा रहा है तो आपको क्रिस क्रॉस मेथड में वहां पे रुक जाना है। क्लियर है? अब हम ओवरलैपिंग का कंडीशन देख लेते हैं। ओवरलैपिंग कंडीशन आपको समझा देता हूँ होता क्या है एक्चुअली। उसके लिए मैं वहाँ पे फिर से 45 डिग्री वाला एग्जांपल लेता हूँ, उससे ओवरलैपिंग वाला कंडीशन भी क्लियर हो जाएगा। होता क्या था 90 डिग्री वाले में कि 45 डिग्री पर ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर एक इमेज बनता था I1, ओके, और यहाँ पर एक इमेज बनता था I2, और यहाँ पर एक इमेज बनता था I3। तो एक्चुअली ओवरलैपिंग होता कब है, आप देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग तब होगा जब ये मिरर, देखो ये मेरा मिरर है M1 और M2, इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ओके। और ये इमेज कहाँ पे बना था 45 प्लस 45, ये 135 डिग्री बना था, इससे जो है ये 135 डिग्री एंगल पर बना था। और उसी हिसाब से ये मिरर से ये इमेज कितना डिग्री एंगल पर बना, ये इमेज इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एंगल पर बना था 135 डिग्री पर। क्लियर है? तो ध्यान से देख रहे हो कि 90 135 है 135, तब इमेज जो कि यहाँ पे आके कोइंसाइड कर जा रहा है। मतलब क्या है कि 130 प्लस 135 कितना होता है 270 प्लस 90 कितना होता है 360। मतलब ध्यान से कि एंगल बिटवीन द मिरर्स और इन दोनों का एंगल, देखो इमेज का एंगल ये मिरर से, इमेज का एंगल ये एंगल से, और दो मिरर के बीच में एंगल, अगर तीनों जो है तीनों का सम अगर 360 डिग्री हो जाए तब जो है इमेज यहाँ पे ओवरलैप करेगा। फिर से समझ लो, ओवरलैपिंग का ये कंडीशन नहीं है कि भाई ये 135 ये भी 135 होना चाहिए, ये एंगल सेम है तो ये एंगल सेम होना चाहिए, ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है, ना ही 180 डिग्री वाला कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एंगल बिटवीन द मिरर्स और ये दोनों एंगल को ऐड करो तब जो अपना आंसर है, तब जो अपना एंगल है अगर 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री एंगल हो गया तब इमेज जो है ओवरलैप करेगा। तो फॉर ओवरलैपिंग, देखो लिख लो यहाँ पे ओवरलैपिंग कंडीशन, ओवरलैपिंग कंडीशन क्या है कि व्हेन एंगल बिटवीन टू मिरर्स and angle of images from the mirrors add up to 360 degree, add to 360 डिग्री, यही हमारा ओवरलैपिंग का कंडीशन। इसको हम एग्जांपल समझेंगे तभी आपको समझ पड़ेगा। अब दो कंडीशन देख लो। पहली बात तो अगर इमेज का किसी भी मिरर से एंगल अगर 180 डिग्री ज़्यादा हो जाता है तो आपको स्टॉप हो जाना है। दूसरी बात कि भाई अगर तीनों मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स और ये दोनों एंगल मिला के 360 डिग्री होता है तो इमेज ओवरलैप करेगा। तो जब इमेज ओवरलैप करता है मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे टोटल तो 4 इमेज बन रही थी, लेकिन इमेज ओवरलैप किया तो एक इमेज कम हो गया, तो आपको एक इमेज उसमें से माइनस कर देना। क्लियर है? इस तरह से प्रोसेस लगाना है। तो अभी हमें अब हम क्रिस क्रॉस मेथड इसको करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा।
अब फिर से मैं 90 डिग्री वाला एग्जांपल लेता हूँ तो आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, मिरर M1 था, ये मिरर M2 है। यहाँ पर लिया मैंने 45 डिग्री, यहाँ पर लिया मैंने 45 डिग्री। अब क्या है कि मैंने क्रिस क्रॉस लगाया भाई, 45 पे तो है, ये 45 पर है, ये 45 पर है। ओके, और मिरर एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है 90 डिग्री, इसको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे इसको दोनों ऐड करो, 90 + 45 हो गया 135, और 45 + 90 हो गया 135। चलो ये तो हो गया। अभी भी 180 नहीं है तो अभी आगे बढ़ सकते हैं हम, ये भी 90 है। अब फिर से 135 + 90 225 हो गया, तब तो ये नहीं चलेगा। 135 + 90 225 हो गया, ये नहीं चलेगा। मतलब देखो ध्यान से, टोटल इमेजेस कितनी बन रही हैं 1 2 3 4। लेकिन ध्यान से देखोगे कि इन तीनों का सम 135 + 90 + 135, ये तीनों का सम हो गया 360 डिग्री। मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग है, मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग है। ओके, तो जब ओवरलैपिंग होगा तब जो है इमेज को, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस एक को कम कर देना। देखो ये 1, ये 2 इमेज, ये 3 इमेज और 4 इमेज। लेकिन ओवरलैपिंग है ना, इसलिए नंबर ऑफ इमेज बनेगी 3, नंबर ऑफ इमेज बनेगी 3। ओके, तो जब ओवरलैपिंग होगा तब एक इमेज कम हो जाता है। क्लियर है, ओवरलैपिंग हुआ तो एक इमेज कम हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल समझेंगे। एक क्रिस क्रॉस मेथड आप क्लियर कर लो, बिकॉज ये मेथड आपको यूज करना है। बाकी फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको यही मेथड यूज करना है। ओके, देखो दूसरे एग्जांपल समझते हैं कि मान लो भाई ये 2 मिरर है मेरा, एक है 40 डिग्री पर और एक है 20 डिग्री पर। अब इसको करते हैं इससे। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, मिरर M1 मिरर M2। एक मान लो मिरर M1 ये है, मिरर M2 ये है। तो मिरर M1 से 20 डिग्री है, M2 से 40 डिग्री है। तो 20 डिग्री इससे, 40 डिग्री इससे, और दोनों बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है 60 डिग्री। ओके, यहाँ पर लिखो 60 डिग्री। अब इसको ऐड करो, 60 + 20 हो जाएगा 80, 40 + 60 हो जाएगा 100। अभी दोनों 180 नहीं है तो आगे बढ़ते रहो, कि 60 होगा, 80 + 60 हो जाएगा 140, 100 + 60 हो जाएगा 160। अभी 180 नहीं हुई तो आगे बढ़ो, 160 + 60 220 हो गया, तो ये तो कंसीडर नहीं करेंगे हम। और 140 + 60 हो गया 200, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, एग्जैक्टली 180 डिग्री आ जाए ना तो भी कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है, कभी कोई बच्चे को डाउट आता है सर 180 डिग्री आया तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली 180 आया तो भी कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर टोटल इमेजेस कितनी बन रही हैं 1 2 3 4 5 6। अब चेक कर लेते हैं ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं। तो आपको जनरली जो है ओवरलैपिंग लास्ट वाले में चेक करना होता है। यहाँ पर तो वैसे भी नहीं बनेगा 360, जो 360 बनता है ना कभी वो लास्ट वाले में ही बनता है। चेक कर लो यहाँ पे 160 + 140 हो गया 300, 300 + 60 हो गया 360। मतलब यहाँ पे क्या है कि ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है ना। तो टोटल तो 6 इमेज बनी थी, लेकिन ओवरलैपिंग हुआ इसलिए एक इमेज कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना हो गया 5। ओके, बिकॉज ओवरलैपिंग हो रहा था। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी 6। तो इस तरह से करना है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो आप कि मान लो भाई मेरे पास 2 मिरर हैं, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। ऐसे कोई भी केस ले रहा हूँ मैं, 120 डिग्री है, ठीक है। और ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है 60 डिग्री पर, ये भी 60 डिग्री पर। इसको भी ट्राई कर लेते हैं भाई। M1 है और M2 है, 60 60, और 2 मिरर के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। तो 120 + 60 हो जाएगा 180, और 160 + 20 हो जाएगा 180। ये दोनों को कंसीडर नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके अंदर टोटल इमेजेस कितनी बनती हैं 2। तो हमने जैसे देखा था जब 120 डिग्री पर था तो यहाँ पर मिरर के पीछे आ जा रहा था, तो एग्जैक्टली 2 इमेज बन रही थी उसके अंदर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी 2। ओके, ये क्रिस क्रॉस मेथड आप सीख गए। ओके, तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, किस तरह से फॉर्मूला सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन मैं तो चाहूँगा, रेकमेंड करूँगा क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ करो। मेरे को तो फॉर्मूला से भी ज़्यादा इजी लगता है। क्रिस क्रॉस मेथड इजी है, बिकॉज फॉर्मूला में प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हारा नंबर फ्रैक्शन आ गया, मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर लिखो फॉर्मूला। ओके, अब फॉर्मूला लिखते हैं। ओके,
अब एक्चुअली होता क्या है फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पर लिखो इफ 360 डिवाइड बाई थीटा where theta is angle between the mirror। यहाँ पे क्या मतलब, मान लो ये मिरर है मेरा और इसके बीच में एंगल है थीटा, क्लियर है। तो ऐसा है, तो अगर 360 डिवाइड बाई थीटा, अगर पहला केस, अगर 360 डिवाइड बाई थीटा इज इवन, तो अगर तो इवन होगा, अगर तो इवन होगा तो चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकल रखा हो, नंबर ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑब्जेक्ट केप्ट सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली, मतलब ऑब्जेक्ट चाहे बीचों बीच रखा हो चाहे ना रखा हो, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, n-1। वैसे यहाँ पर इक्वल टू लिख दो n और यहाँ पर लिखो इज इवन, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, 360 डिवाइड बाई थीटा। जैसे एग्जांपल लें कि यहाँ पर भाई थीटा का अगर 90 डिग्री ले लूँ, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो हमारा वही केस आ जाएगा। उसके अंदर कितनी इमेज बनती थी, 3 इमेज बनती थी। कैसे बनती थी, मैं 360 डिवाइड बाई 90 करता हूँ तो आंसर आता है 4। लेकिन 4 जो है इवन नंबर है, तो अगर इवन होगा तो चाहे सिमेट्रिकल रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकल, जैसे हमने 90 डिग्री वाले में सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकल दोनों किया था, उसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही थी, 3 बन रही थी। तो यहाँ पे n-1 जो कि हो जाएगा 3, 4-1 हो जाएगा 3, क्लियर है। तो जब तक इवन हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ऑड हो तब क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, जब ऑड हो यहाँ पर नीचे ही लिख दो, व्हेन 360 डिवाइड बाई थीटा इक्वल टू n इक्वल टू ऑड हो। तब ध्यान रखना है ऑड वाले केस में क्या करना है कि जब सिमेट्रिकल होगा, अगर सिमेट्रिकल होगा मतलब सेम टू सेम रखे हो, जैसे 120 डिग्री वाला एग्जांपल ले लें कि अगर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो तो यहाँ पर 360 डिवाइड बाई 120 करूँगा तब तो 3 आंसर आएगा। अब 3 क्या है, ऑड है। तो अगर 120 डिग्री वाला केस हो तो अगर सिमेट्रिकल होगा तब तो इमेज बनेगा n-1। n-1 हमने देखा था कि भाई 3 था, इमेज बन रहा था 2 बन रहा था, 120 डिग्री वाले में इमेज कितना बन रहा था, 2 बन रहा था, क्योंकि सिमेट्रिकल रखा था। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगा मतलब बीचों बीच नहीं रखा हो तब आपका आंसर आ जाएगा n, मतलब भाई जो भी इमेज आ रहा है आपका वो, क्लियर है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, जब सिमेट्रिकल होगा तब आंसर आएगा n-1 अगर ऑड वाले केस में, और अनसिमेट्रिकल होगा तो n। तो खाली आपको ऐसा ध्यान रखना है कि ऑड के अंदर अनसिमेट्रिकल वाले में आंसर n आता है, बाकी सब में n-1 आता है, क्लियर है। ऑड के अंदर अगर अनसिमेट्रिकल हो तब आंसर n आएगा, बाकी सब के अंदर आंसर n-1 आता है। ये तो हमारा फॉर्मूला है। और आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कि 360 डिवाइड बाई थीटा मतलब कोई ऐसा एंगल ले लूँ, मान लो 73, 72 ऐसा कोई एंगल ले लूँ, यहाँ पे आंसर फ्रैक्शन में आए। तो जब फ्रैक्शन में आए ना तो आप सीधा भाई क्रिस क्रॉस मेथड से कर लेना। क्या आंसर जब फ्रैक्शन में आएगा तो आप किससे कर लेना, क्रिस क्रॉस मेथड से, तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, 100% क्लियर है भाई कि भाई अगर इवन आता है तब जो भी आंसर हो आपका n-1 हो जाएगा, क्लियर, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल। लेकिन अगर ऑड आएगा तो सिमेट्रिकल होगा तो n-1, अनसिमेट्रिकल होगा तो n होगा, क्लियर है ना। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे इसके बेस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।